नमस्कार साथियों। अगर आपका सपना ईपीपीसीएस में एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ या किसी प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद पर चयन पाना है, तो आज का यह जीएस पेपर 2 सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिए, ईपीपीसीएस मेंस में चयन केवल पढ़ने से नहीं बल्कि उत्तर लेखन की गुणवत्ता से होता है। जीएस पेपर 2 वही पेपर है जो आपकी प्रशासनिक समझ, संविधान, शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पकड़ को परखता है। इस क्लास में मैं आपको केवल उत्तर नहीं लिखवाऊंगा, बल्कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस टॉपर स्टाइल में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ ऐसा उत्तर बनाना सिखाऊंगा जिससे परीक्षक भी पसंद करें। यदि आप सच में 2026 या 27-28 की यूपीपीसीएस परीक्षा को लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी क्लास अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और हर उत्तर का अभ्यास कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ यूपीपीसीएस मेंस पेपर 2 2019 प्रीवियस ईयर्स की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल कर लिया, तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक तैयार करना होगा। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न को हम 3 भागों में उत्तर लिखेंगे। पहला है भूमिका, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट मुख्य भाग, उसके बाद कंक्लूजन निष्कर्ष। 3 प्रारूपों में हम उत्तर को लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद भूमिका पर चलते हैं। प्रश्न है, अटल भूजल योजना के उद्देश्य व प्रभाव का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए, हम 1 घंटे के अंदर, 1 से सवा घंटे के अंदर सभी 20 प्रश्न करवा रहे हैं, इसलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम विस्तार से किसी भी तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम उत्तर को दे रहे हैं। चलिए अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न का अब भूमिका पर हम चलते हैं। अटल भूजल योजना वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से भूजल का सतत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। अटल भूजल योजना के उद्देश्य देखेंगे। भूजल स्तर में गिरावट को रोकना एवं पुनर्भरण को बढ़ावा देना, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायत आधारित जल सुरक्षा योजना तैयार करना, जल बजट एवं भूजल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना, किसानों को कम जल खपत वाली फसलों एवं सूक्ष्म सिंचाई अपनाने हेतु प्रेरित करना। अब हम सीधे अगले प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देंगे। योजनाओं के प्रभाव देखेंगे। कई राज्यों में भूजल प्रबंधन में जन भागीदारी बढ़ी, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई, जल उपयोग दक्षता तथा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिला। अगला पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर सुरक्षा योजनाओं के निर्माण से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हुआ, भूजल संबंधी डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिली। अब हम सीधे प्रश्न के अनुसार निष्कर्ष लिखेंगे। अटल भूजल योजना जल संरक्षण से जल सुरक्षा की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सामुदायिक सहभागिता, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा सतत जल उपयोग के माध्यम से यह भारत में दीर्घकालिक भूजल सुरक्षा सुनिश्चित करने की आधारशिला सिद्ध हो सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु की गई। यह एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है जो संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रमुख भूमिकाएं। पहला है मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की स्वप्रेरणा अथवा शिकायत पर जांच करना, न्यायालयों में लंबित मानवाधिकार मामलों में अनुमति से हस्तक्षेप करना, जेलों एवं निरुद्ध केंद्रों का निरीक्षण कर बंदियों की स्थिति का मूल्यांकन करना, मानवाधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों एवं नीतियों की समीक्षा कर सरकार को सिफारिश देना, अनुसंधान प्रशिक्षण तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना, आतंकवाद, पुलिस अत्याचार, हिरासत में मृत्यु, बाल एवं महिला अधिकार जैसे संवेदनशील विषयों पर निगरानी रखना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानव गरिमा, न्याय एवं विधि के शासन को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण संस्थान है। यद्यपि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी इसकी स्वायत्तता, प्रभावी अनुशंसाओं एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण से मानवाधिकार संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा का मूल उद्देश्य संविधान एवं विधि के अनुरूप निष्पक्ष, निरपेक्ष तथा सतत प्रशासन प्रदान करना है। इसी कारण तटस्थता को लोक सेवा का परंपरागत एवं आधारभूत गुण माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवा में तटस्थता का अर्थ किसी राजनीतिक दल, धर्म, जाति, क्षेत्र या व्यक्तिगत हित से प्रभावित हुए बिना केवल संविधान, कानून और जनहित के आधार पर कार्य करना है। अब हम तटस्थता का महत्व देखेंगे। क्या महत्व है? शासन परिवर्तन के बावजूद प्रशासन की निरंतरता बनाए रखती है, विधि के शासन एवं संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, सभी नागरिकों के साथ समान एवं निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करती है, प्रशासन में जनता का विश्वास और उत्तरदायित्व बढ़ाती है। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र में केवल निष्क्रिय तटस्थता पर्याप्त नहीं है। लोक सेवकों को संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन के प्रति प्रतिबद्ध तटस्थता भी अपनानी चाहिए। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। तटस्थता लोक सेवा की पहचान और विश्वसनीयता का आधार है। संविधान के मूल्यों, नैतिकता एवं जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध तटस्थ लोक सेवक ही सुशासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य तनाव के बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक निकटता पर आधारित हैं। 1950 की भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि ने दोनों देशों के संबंधों को विशेष स्वरूप दिया, किंतु समय समय पर कुछ विवादों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न होता रहा। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत नेपाल संबंधों में प्रमुख तनाव के बिंदु। पहला पॉइंट है सीमा विवाद। काला पानी, लिपू लेक तथा
पियादुरा क्षेत्र पर दोनों देशों के दावे अपने अपने दावे रखते हैं। अगला पॉइंट है 1950 की संधि। नेपाल के एक वर्ग द्वारा इसे असमान संधि मानकर पुनरीक्षण की मांग। अगला पॉइंट है सीमा अवरोध एवं 2015 की नाकेबंदी का आरोप। नेपाल में भारत के प्रति अविश्वास की भावना। अब अगला पॉइंट है चीन का बढ़ता प्रभाव। नेपाल में चीनी निवेश एवं रणनीतिक उपस्थिति से भारत की सुरक्षा चिंताएं। अगला पॉइंट है जल संसाधन विवाद। कोसी, गंडक तथा महाकाली परियोजनाओं में लाभ, साझेदारी और विस्थापन संबंधी मतभेद। अगला पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप की धारणा। नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर समय समय पर विवाद। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत और नेपाल के संबंधों की मजबूती पड़ोसी प्रथम तथा साझी समृद्धि की भावना में निहित है। संवाद, आपसी विश्वास, संधियों की समीक्षा तथा विकासात्मक सहयोग के माध्यम से दोनों देश मतभेदों को दूर कर हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिटीजन चार्टर, नागरिक चार्टर पर एक टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। नागरिक चार्टर एक ऐसा सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें किसी सरकारी संस्था द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं, गुणवत्ता, समय सीमा, शिकायत निवारण तथा उत्तरदायित्व के मानकों का स्पष्ट उल्लेख होता है। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में हुई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नागरिक चार्टर की प्रमुख विशेषताएं। पहला है सेवाओं एवं समय सीमा का स्पष्ट निर्धारण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा, नागरिक केंद्रित प्रशासन की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान। अगला है सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास। हम सीधे महत्व देखें, क्या क्या महत्व है। सुशासन को सुदृढ़ करता है, भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक विलंब में कमी लाता है, नागरिकों के अधिकारों एवं विश्वास को मजबूत करता है, प्रशासन की कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व बढ़ाता है। अब हम चुनौतियां देखेंगे, क्या क्या चुनौतियां हैं। कानूनी बाध्यता का अभाव, प्रभावी निगरानी और एवं जागरूकता की कमी, शिकायत निवारण तंत्र का कमजोर क्रियान्वयन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नागरिक चार्टर सुशासन का एक प्रभावी साधन है। इसे कानूनी समर्थन, नियमित मूल्यांकन, डिजिटल निगरानी तथा नागरिक सहभागिता से अधिक प्रभावी बनाकर उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जनोन्मुख प्रशासन की स्थापना की जा सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। गिद्ध प्रकृति के स्वच्छता कर्मी हैं जो मृत पशुओं का शीघ्र निस्तारण कर पर्यावरणीय संतुलन एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। डाइक्लोफेनाक जैसी पशु औषधियों के कारण इनकी संख्या में तीव्र गिरावट आई, जिसके संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष पहल की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना के प्रमुख आयाम देखें, क्या क्या आयाम हैं। पहला पॉइंट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना महाराजगंज जनपद के सोगी बड़वा वन्यजीव अभयारण्य में की गई। संकटग्रस्त प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग, बंदी प्रजनन तथा पुनर्वास की व्यवस्था। अगला पॉइंट है प्राकृतिक आवासों का संरक्षण एवं सुरक्षित घोंसला स्थलों का विकास। डाइक्लोफेनाक के स्थान पर मेलाक्सिकैम जैसी सुरक्षित पशु औषधि की उपयोग को बढ़ावा। स्थानीय समुदायों में जन जागरूकता तथा वैज्ञानिक निगरानी के माध्यम से संरक्षण को प्रोत्साहन। परियोजना राष्ट्रीय गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्यों के अनुरूप संचालित है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं।
गिद्ध संरक्षण परियोजना, जैव विविधता संरक्षण, रोग नियंत्रण तथा पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण कदम है। सामुदायिक सहभागिता, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी नीति कार्यान्वयन से गिद्धों की घटती आबादी को पुनर्स्थापित कर सतत पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा तथा भारतीय लोकतंत्र का दार्शनिक आधार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का मार्गदर्शक माना। इसमें लोकतांत्रिक शासन के आदर्श एवं उद्देश्यों का समावेश है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हम भारत के लोग जनसत्ता एवं लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित करता है। अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत की आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता को व्यक्त करता है। अगला पॉइंट है समाजवादी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा समान अवसरों पर बल देता है। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उत्तरदायी सरकार तथा निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था का प्रतीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मूल मूल्य हैं जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करते हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की दिशा, उद्देश्य और मूल्यों का घोषणा पत्र है। यही संविधान की प्रत्येक व्यवस्था का मार्गदर्शन करती है तथा समावेशी, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी लोकतंत्र के निर्माण का आधार प्रदान करती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया का आधार है। इनका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कर लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्व। पहला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची का निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तथा चुनाव संचालन की व्यवस्था करना, उम्मीदवारों की योग्यता एवं अयोग्यता का निर्धारण। अगला पॉइंट है चुनाव व्यय की सीमा तथा व्यय विवरण प्रस्तुत करना, भ्रष्ट चुनावी आचरण, रिश्वत, धर्म, जाति आधारित प्रचार एवं बूथ कब्जे को दंडनीय बनाना, चुनाव याचिकाओं एवं विवादों के निस्तारण की व्यवस्था। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण देखें। क्या क्या आलोचनात्मक परीक्षण है? धन बल, बाहुबल एवं अपराधीकरण पर प्रभावी नियंत्रण, अभी भी सीमित चुनावी खर्च की वास्तविक निगरानी तथा राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता की कमी, लंबित चुनाव याचिकाओं से न्याय में विलंब, सोशल मीडिया एवं भ्रष्टाचार जैसी नई चुनौतियों के अनुरूप कानून में और सुधार आवश्यक। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून ने भारतीय लोकतंत्र को संस्थागत आधार प्रदान किया है, परंतु विधि आयोग, निर्वाचन आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के सुझावों के अनुरूप समयानुकूल सुधार, पारदर्शिता और कठोर प्रवर्तन से ही चुनाव प्रक्रिया अधिक
विश्वसनीय एवं लोकतांत्रिक बन सकेंगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने के क्या कारण है, संक्षेप में बताइए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उन्मूलन संसद द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी पहल संबंधित राज्य विधान सभा के विशेष प्रस्ताव से होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विधान परिषद के सृजन उन्मूलन की प्रक्रिया देखें, क्या क्या प्रक्रिया है। पहला है पॉइंट, राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। इसके आधार पर संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर परिषद का सृजन या उन्मूलन करती है। अगला पॉइंट, यह संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। आंध्र प्रदेश में परिषद समाप्त करने के प्रस्ताव के कारण विधेयकों में अनावश्यक विलंब, सरकार की नीतियों में राजनीतिक अवरोध, परिषद के रखरखाव पर अतिरिक्त वित्तीय व्यय, सीमित विधायी शक्तियों के कारण उपयोगिता पर प्रश्न, प्रशासनिक दक्षता एवं त्वरित निर्णय की आवश्यकता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। विधान परिषद पुनर्विचार का मंच प्रदान करती है, किंतु उसकी उपयोगिता राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसलिए सृजन या उन्मूलन का निर्णय लोकतांत्रिक आवश्यकता, सुशासन और संघीय भावना को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई समुदायों पर लागू होता है। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता है। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले पात्र प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता हेतु प्राकृतिकरण की निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों तथा इनर लाइन परमिट ILP वाले राज्यों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अधिनियम का उद्देश्य मानवीय संरक्षण प्रदान करना है, किंतु इसके दायरे और समानता के प्रश्न पर व्यापक संवैधानिक बहस भी हुई है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। CAA 2019 मानवीय आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रयास है। इसके प्रभावी एवं संवैधानिक क्रियान्वयन के लिए मानवाधिकार, समानता तथा राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिजिटल भारत का क्या अर्थ है, इसके विविध स्तंभों एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। डिजिटल भारत भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। डिजिटल भारत के प्रमुख स्तंभ देखेंगे। प्रत्येक नागरिक हेतु डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता, मांग पर शासन एवं सेवाएं, डिजिटल सशक्त नागरिक, डिजिटल साक्षरता एवं स्थानीय भाषा में सेवाएं, ब्रॉडबैंड, हाईवे एवं सार्वभौमिक मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार। अब हम प्रमुख चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता संबंधी जोखिम, अपर्याप्त डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट एवं बिजली की असमान उपलब्धता, तकनीकी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव। अगला पॉइंट है डिजिटल सेवाओं तक वंचित वर्गों की सीमित पहुंच। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। डिजिटल भारत समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की आधारशिला है। डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा सर्वसुलभ इंटरनेट पर विशेष ध्यान देकर ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। जैव विविधता मानव जीवन, पारिस्थितिकी संतुलन तथा सतत विकास का आधार है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के प्रमुख कार्य देखें, क्या क्या कार्य हैं। जैव संसाधनों तक पहुंच एवं उनके उपयोग को विनियमित करना, जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्याय संगत एवं समान लाभ साझेदारी सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है जैव चोरी तथा पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग की रोकथाम करना। राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्यों का समन्वय करना, जैव विविधता संरक्षण अनुसंधान तथा जन जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है जैव विविधता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय दायित्वों, विशेषकर जैव विविधता अभिसमय के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत की समृद्ध जैव संपदा के संरक्षण, सतत उपयोग तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रमुख संस्थागत आधार है। संरक्षण, सतत उपयोग और समान लाभ साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित इसकी प्रभावी कार्यान्वयन आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण संतुलन भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ 3 दिसंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सुगम, समावेशी एवं बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है, जिससे वे समान अवसरों के साथ समाज में भागीदारी कर सकें। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान की भूमिका एवं महत्व के बारे में देखेंगे। सार्वजनिक भवनों, परिवहन तथा संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को दिव्यांग अनुकूल बनाना, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सरकारी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, दिव्यांगजनों की गरिमा, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय तथा सतत विकास लक्ष्य SDG 10 की प्राप्ति में योगदान, समावेशी विकास एवं सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करना। अगला पॉइंट है, हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान केवल अवसंरचना सुधार का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समानता, गरिमा एवं सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से दिव्यांगजन राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में सशक्त भागीदारी कर सकेंगे तथा समावेशी भारत का लक्ष्य साकार होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है? इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए।
सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख वैश्विक मंच है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी जनसंख्या, आर्थिक शक्ति, लोकतांत्रिक परंपरा तथा वैश्विक योगदान के कारण अस्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार माना जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत की दावेदारी के प्रमुख आधार: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थान तथा तीव्र आर्थिक विकास, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में निरंतर और महत्वपूर्ण योगदान, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय उपलब्धियां, G20, ब्रिक्स, क्वाड आदि मंचों पर सक्रिय नेतृत्व तथा वैश्विक दक्षिण की प्रभावी आवाज उठाना, सुरक्षा परिषद में कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में सफल कार्यकाल। अब हम चुनौतियां देखेंगे। सुरक्षा परिषद सुधार में P5 देशों में सर्वसम्मति का अभाव, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह, इटली, पाकिस्तान आदि का विरोध, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की जटिल प्रक्रिया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, उत्तरदायी विदेश नीति तथा बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता उसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का सशक्त एवं तार्किक दावेदार बनाती है। अतः समय की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार कर भारत सहित अन्य योग्य देशों को अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। जलवायु परिवर्तन से आशय वैश्विक तापमान, वर्षा, समुद्र स्तर तथा चरम मौसमी घटनाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। विकासशील देश सीमित संसाधनों, कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था तथा कमजोर अनुकूलन क्षमता के कारण इसके सर्वाधिक प्रभावित हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विकासशील देशों पर प्रभाव: कृषि पर प्रभाव, सूखा, बाढ़ एवं अनियमित वर्षा से उत्पादन घटता है तथा खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। आर्थिक क्षति: प्राकृतिक आपदाओं से अवसंरचना नष्ट होती है और विकास की गति धीमी पड़ती है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य संकट: हीट वेव, कुपोषण तथा मलेरिया, डेंगू जैसी रोगों का प्रसार बढ़ता है। अगला पॉइंट है जल संकट: हिम नदों के पिघलने एवं वर्षा असंतुलन से पेयजल और सिंचाई प्रभावित होती है। जैव विविधता ह्रास: वन, आर्द्र भूमि एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अगला पॉइंट है विस्थापन: समुद्र स्तर वृद्धि एवं आपदाओं से जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ती है। अब हम सामाजिक असमानता देखेंगे। गरीब एवं कमजोर वर्गों पर प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों के सतत विकास के लिए गंभीर चुनौती है। साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुरूप विकसित देशों को वित्त एवं प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाना चाहिए, जबकि विकासशील देशों को जलवायु अनुकूल कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा तथा आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ कर सतत एवं जलवायु लचीले विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य हालिया तनाव के क्या कारण है? इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। अमेरिका ईरान संबंध लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय वर्चस्व तथा प्रतिबंधों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। हालिया घटनाओं ने पश्चिम एशिया की स्थिरता तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हालिया तनाव के कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम एवं JCPOA
OA पर मतभेद, अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध तथा सैन्य दबाव, इजराइल ईरान संघर्ष एवं क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्ध, लाल सागर एवं होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षा संकट। अब हम भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव देखें, क्या क्या प्रभाव है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ना, ऊर्जा सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला पर जोखिम प्रभाव, गली चाबहार बंदरगाह एवं अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की प्रगति प्रभावित, खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों तथा व्यापारिक हितों पर संभावित खतरा। हम भारत की रणनीति देखें, क्या क्या रणनीति। संतुलित एवं स्वतंत्र कूटनीति अपनाना, ऊर्जा स्रोत का विविधीकरण तथा सामरिक तेल भंडार बढ़ाना, चाबहार परियोजना एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, संवाद कूटनीति तथा अंतरराष्ट्रीय कानून आधारित समाधान का समर्थन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है, भारत को रणनीतिक स्वायत्तता एवं बहुपक्षीय कूटनीति के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा हितों की रक्षा करनी चाहिए। यही दृष्टिकोण भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच राष्ट्रीय हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो समस्या से आप क्या समझते हैं? क्या बोडो शांति समझौता 2020 असम में विकास और शांति सुनिश्चित करेगा? मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। बोडो समस्या असम के बोडो समुदाय की पहचान, स्वायत्तता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा दीर्घकालिक विवाद है। इसे सुलझाने हेतु 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार एवं बोडो संगठनों के बीच बोडो शांति समझौता हुआ। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। समझौते की प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा BTC को अधिक प्रशासनिक अधिकार, उग्रवादी संगठनों के सदस्यों का मुख्य धारा में पुनर्वास, 1500 करोड़ की विशेष विकास पैकेज की घोषणा, बोडो भाषा, संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण को प्रोत्साहन। हम सीधे अगले पॉइंट पर चलते हैं। कानून व्यवस्था एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। हम सीमाएं एवं चुनौतियां देखेंगे। गैर बोडो समुदायों की प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएं, समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता, रोजगार आधारभूत ढांचे एवं सामाजिक समावेशन की चुनौतियां, सभी हितधारकों के बीच सतत विश्वास निर्माण आवश्यक। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। बोडो शांति समझौता 2020 असम में अस्थायी शांति एवं समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, किंतु इसकी सफलता, पारदर्शी क्रियान्वयन, सभी समुदायों की भागीदारी तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर निर्भर करेगी। तभी यह असम में शांति, सामाजिक सद्भाव और सतत विकास सुनिश्चित कर सकेगा। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान की उन मूल विशेषताओं को संदर्भित करता है जिन्हें संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भी समाप्त या परिवर्तित नहीं कर सकती। इस सिद्धांत की स्थापना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने की है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। आधारभूत ढांचे के प्रमुख तत्व, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था, विधि का शासन तथा न्यायिक समीक्षा, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता एवं मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हम भारतीय संविधान के लिए महत्व देखें। क्या क्या महत्व है? संविधान की मूल पहचान एवं मूल्यों की रक्षा करता है, संसद की संशोधन शक्ति पर आवश्यक संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है,
लोकतंत्र, संघवाद तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित कर रखता है। अगला पॉइंट है शासन में संवैधानिक संतुलन एवं स्थिरता बनाए रखता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान का सुरक्षा कवच है। यह संविधान को परिवर्तनशील बनाते हुए भी उसकी मूल आत्मा को अक्षुण्ण रखता है तथा लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता और विधि के शासन को दीर्घकाल तक सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख तथा वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करता होता है। बदलते राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक परिवेश में प्रधानमंत्री की भूमिका अधिक व्यापक, निर्णायक एवं बहुआयामी हुई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका देखेंगे। शासन का मुख्य, नीति निर्माता एवं विकास एजेंडा निर्धारित करने वाला, कैबिनेट का नेता, मंत्रियों के कार्यों का समन्वय एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, संसद में सरकार का प्रमुख प्रवक्ता तथा विधायी कार्यक्रमों का संचालन, विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में निर्णायक नेतृत्व, सरकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से राज्यों के साथ समन्वय, डिजिटल गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, G20 जैसी वैश्विक पहलों में नेतृत्वकारी भूमिका, नीति आयोग, पीएमओ तथा प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन के कारण निर्णय निर्माण में केंद्रीय भूमिका और अधिक सुदृढ़ हुई है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका आज केवल सरकार के प्रमुख तक सीमित नहीं रहकर सुशासन, नीति, नवाचार, वैश्विक नेतृत्व तथा समावेशी विकास की धुरी बन गई है। तथापि इस भूमिका का प्रभावी निर्वहन, सामूहिक उत्तरदायित्व, संघीय संतुलन एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान में जीवन के अधिकार की समीक्षा कीजिए। आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए इसे गरिमामय जीवन का अधिकार माना। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जीवन के अधिकार की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुच्छेद 21A, निष्ठा केएस पुट्टास्वामी 2017, विधिक सहायता, शीघ्र न्याय तथा आजीविका को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल किया गया। न्यायपालिका ने इसे जीवंत अधिकार बनाकर बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया। इससे मानवाधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा मजबूत हुई। अब हम सीमाएं समीक्षा करेंगे। न्यायिक सक्रियता ने अधिकारों का विस्तार किया, परंतु इसे कभी-कभी न्यायिक अतिक्रमण भी कहा जाता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी सुविधाओं के असमान क्रियान्वयन से अधिकार का पूर्ण लाभ सभी को नहीं मिल पाता। विचाराधीन कैदियों, पुलिस हिरासत तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सर्वाधिक गतिशील एवं मानवीय प्रावधान है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समन्वित प्रयासों से ही प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण जीवन का वास्तविक अधिकार सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आगामी यूपीपीसीएस मेंस लिखने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।